नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ रामपुर के एसपी के विवादित बयान। रामपुर एसपी अशोक कुमार की जनता को नसीहत है। लड़कियों के भागने पर बोले एसपी साहब, लड़की के भागने पर माता पिता को दोषी बताया, पैदा करके किसके भरोसे छोड़ दिया। ये एसपी साहब ने कहा है, परवरिश हो सके उतने ही बच्चे हों। सद्भावना गोष्ठी में एसपी साहब बोले हैं। माँ बाप को जेल भेजना चाहूंगा। अभी एक बड़ा तमाशा हुआ सिविल लाइन में। कोई मोहम्मदन लड़की थी किसी हिंदू, या हिंदू लड़की थी मोहम्मदन के साथ जा रही थी। तो आप लोग देखिए अपने परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो उस माँ बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो ये शिकायत लेके आए कि मेरी लड़की चली गई है। समझ रहे हैं? पैदा करके छोड़ दिया है, किसके भरोसे छोड़ दिया है भाई। और अगर अच्छा लगे तो ये भी सुन लीजिए कि भाई एक दो बच्चे बहुत हैं, इनकी परवरिश कर सको अच्छे से। अभी एक बड़ा तो रामपुर के एसपी साहब सद्भावना गोष्ठी में बोल रहे थे। विशाल हमारे संवाददाता रामपुर से हमारे साथ है। विशाल, एसपी साहब ने किस संदर्भ में इस बात को कहा और आखिर सद्भावना गोष्ठी में इस तरीके की बात को कहने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रामपुर पुलिस द्वारा एक सद्भावना गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसपे जिले के सभी धर्मगुरु और सभी प्रतिष्ठित लोगों को, व्यापारी हो चाहे पत्रकार साथी, सभी लोगों को बुलाया गया था। उसी संगोष्ठी में जो था, एसपी ने क्या किया, रामपुर एसपी ने उनको संबोधित करते हुए कहा था कि एक सिविल लाइन का वाक्य बताते हुए कहा कि एक मुस्लिम या हिंदू लड़की थी जो किसी लड़के के साथ जा रही थी। तो उन्होंने उसी बात को लेकर के कहा कि मैं तो उस माँ बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो ये शिकायत मेरे पास लेकर के आया कि मेरी लड़की चली गई। भाई उन्होंने ये भी कहा कि और लड़की अगर पैदा की है तो पैदा करके किसके भरोसे छोड़ दिया। भाई उन्होंने ये भी कहा कि सबको नसीहत देते हुए जनता को कहा कि अच्छा लगे तो ये भी सुन लीजिए कि एक दो बच्चे ही बहुत हैं जिनकी परवरिश जो है वो अच्छे से हो सके। फिलहाल कप्तान ने जो रामपुर एसपी ने जो बात कही है वो एक तरह से जनता को नसीहत देते हुए बात कही है। जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि विशाल, जिस तरीके से नसीहत दी गई है एसपी साहब के द्वारा, ऐसे में लड़की के भागने पर माता पिता को दोषी बताया गया है, तो क्या किसी कानूनी संदर्भ में इस बात का जिक्र किया गया है? लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, उन्होंने सीधे सीधे लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अगर लड़की पैदा की है और लड़की किसी के साथ भाग जाती है तो इसकी जिम्मेदारी खुद माँ बाप की है। वो शिकायत लेके पुलिस के पास आते हैं, लेकिन पुलिस से पहले जिम्मेदारी जो है माँ बाप की है कि वो लड़की आखिर गई क्यों, चाहे वो मुसलमान की लड़की हो चाहे वो हिंदू की लड़की हो। अगर लड़की किसी के साथ भागती है जाती है तो इस पर सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है। तो उन्होंने माँ बाप को ये नसीहत दी है कि क्या कहते हैं, मैं उस माँ बाप को जेल भेजना चाहूंगा जिसको जो क्या कहते हैं मेरे पास ये शिकायत लेकर के आएगा कि उसकी लड़की जेल गई है, भाग गई है। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। विशाल हमारे संवाददाता रामपुर से इस वक्त इस खबर पर जुड़े हुए थे। लखनऊ स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आज बड़ी बैठक होगी। सुबह 11 बजे बैठक होगी। संगठन महामंत्री सुनील बंसल मीटिंग लेंगे। इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी और लोकसभा संयोजक शामिल होंगे। तो चुनाव में जीत की रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में आज अहम बैठक होनी है। 2024 में जीत के लिए यह अहम बैठक होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक का आयोजन है। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में यह बैठक होगी। लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में यह बड़ी बैठक होगी। सुबह 11 बजे संगठन महामंत्री बैठक लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज यहां कवायद शुरू होनी है। बैठक में सुनील बंसल की अगुवाई में इस बैठक को किया जाएगा। 2024 के चुनाव को लेकर यह बैठक है। और बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है बैठक के बारे में? कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे और क्या 2024 को टारगेट पे रखते हुए अभी से प्लानिंग का काम शुरू हो गया है? जनता पार्टी ने मिशन 2024 के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। और दरअसल जो बसपा, सपा और कांग्रेस की जीती हुई सीटें थी, उन सीटों को कैसे जीता जा सके, ऐसी 14 सीटों की सूची बनाई है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को काम करना है और जीतना है। तो हालांकि रामपुर और आजमगढ़ की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है, लेकिन रामपुर और आजमगढ़ के भी संयोजकों और प्रभारियों को आज की बैठक में बुलाया गया है।
कुल मिला के आज भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी 14 सीटों के जो संयोजक हैं और जो प्रभारी हैं, इनको आज पार्टी कार्यालय में बुलाया है। 11 बजे से बैठक शुरू होगी। इसमें महामंत्री संगठन सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद रहेंगे और रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव 2024 की चौसर बिछाई जाएगी कि आखिर किस रणनीति के तहत ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कहा था कि 80 सीटों पर जीत हासिल करनी है, यानी कि 80 की 80 सीटें जीतनी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी उसी रणनीति पर काम कर रही है। बिल्कुल संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बीजेपी का लक्ष्य साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 80 में से 75 से ज्यादा सीट जीतने का है। लिहाजा पार्टी ने इस ओर अभी से काम करना शुरू कर दिया है और न सिर्फ काम करना शुरू कर दिया है बल्कि काम का बंटवारा भी अलग अलग स्तर पर कर दिया गया है। 24 की चौसर पर बीजेपी की नजर। बूथ स्तर तक बिछेगी बिसात। मैदान में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। कमजोर बूथ को मजबूत करने की तैयारी। 2024 में बीजेपी विपक्ष पर पड़ेगी भारी। उपचुनाव में जीत से बम बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए प्लान भी तैयार है और उस प्लान को धरातल पर उतारने की रणनीति भी। देखिए, पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो कमजोर बूथ हैं, उन कमजोर बूथों के बूथ सशक्तिकरण अभियान का कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने देश भर की लोकसभा सीटों का डेटा इकट्ठा किया है। अब इन्हीं बूथों को टारगेट करने का प्लान बनाया गया है ताकि 2024 में जीत पक्की की जा सके। और इसके तहत जैसे गोरखपुर क्षेत्र में को मैं अगर हम ले लें तो 27,000 बूथों में से हमारे पास लगभग 4,4200 बूथ ऐसे हैं जो कमज़ोर बूथ हैं, जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम वोट मिलते हैं। तो ऐसे कमज़ोर बूथों को हर लोकसभा क्षेत्रों में छांटा गया है। मतलब ये कि जिस भी बूथ पर 2019 में बीजेपी को जीत नहीं मिली, उन सभी बूथों को मजबूत करने का प्लान बनाया गया है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उन लोकसभा क्षेत्रों पर है जहां बीजेपी को 2019 में जीत नहीं मिली। साल 2019 में बीजेपी को 80 में से 63 सीट पर जीत मिली थी। 2 लोकसभा सीट पर अपना दल इसने कब्जा किया था। कुल 15 ऐसी लोकसभा सीटें थीं जहां बीजेपी हार गई थी। अब बीजेपी की कोशिश यही है कि इन क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत की जाए और 75+ का जो लक्ष्य रखा गया है उसे 2024 के पटल पर साकार किया जा सके। देखिए, बीजेपी जो है वो एक चुनाव खत्म होने के बाद ही वो परिणाम का भी इंतजार नहीं करती है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और आप देखिए कि अभी जो है 2022 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ और रामपुर में जो है, खासकर आजमगढ़ में 10 विधानसभाओं में बीजेपी हारी, लेकिन जो है लोकसभा का चुनाव दोनों जगहों पे बीजेपी जीत ली। उसके पीछे बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है वो पूरी तरीके से सक्रिय रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है वहां पार्टी पहले से अपनी सक्रियता बढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर, मेरठ ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंतजार और याकूब को गिरफ्तार किया गया है। इंतजार के घर में हुआ था विस्फोट। घर से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला। घर में गैर कानूनी तरीके से बन रहे थे पटाखे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मेरठ ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। घर से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
कानपुर में अब 4 सरकारी विभाग कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके खजांची जय वाजपेयी के करीबियों की 33 संपत्तियों की जांच करेंगे। चौबेपुर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम सदर ने 4 विभागों को सूची भेजी है। केडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और रजिस्ट्री विभाग की रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई होगी। पीलीभीत में गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर हरपाल सिंह की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। विदेश भेजने के नाम पर करते थे ठगी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। गजरौला इलाके का यह पूरा मामला है। 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को यहां पर कुर्क किया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका में यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए हैं। सुनवाई से पहले जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने अपने जवाब में खास तौर पर 2 मामलों का जिक्र किया है, जिसमें जमीयत ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार वर्ग विशेष को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद ने अपने जवाब में कहा कि सीएम समेत बड़े पद पर बैठे कई लोग दंगे के आरोपियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर चलाने का बयान दे चुके हैं। इसके अलावा प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन पर कहा गया कि यूपी सरकार ने दावा किया था कि जावेद मोहम्मद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से पहले उनको नोटिस दिया गया था, जबकि मकान उनकी पत्नी के नाम था। वहीं सहारनपुर में एक मकान को बिना नोटिस इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उसमें रह रहे किराएदार के नाबालिग बेटे पर दंगे का आरोप था। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही है। बुलडोज़र वहाँ क्यों पहुँचा जहाँ एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड था, जहाँ एफआईआर हुई, जहाँ लोग अरेस्ट हुए? क्या सिर्फ वो घर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है जिनके खिलाफ एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड में एफआईआर रजिस्टर हुई? ये मेन मुद्दा है, चाहे वो जहांगीरपुरी का हो या देश के किसी हिस्से का हो। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में मुख्य विकास अधिकारी का निजी ड्राइवर लापता हुआ है। बेटे की तलाश के लिए 6 दिनों से पुलिस थाने से लेकर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा बेबस पिता। बेटे के साथ किसी अनहोनी होने की पिता ने आशंका जताई है। मामले में एसपी देहात समेत मुख्य विकास अधिकारी ने चुप्पी साधी है। बच्चा साहब खो गया है। मैडम के यहाँ पर्सनल ड्राइवर था। कौन सी? अभी सीडीओ साहब। अच्छा। हाँ, अभी तक घर नहीं पहुंचा साहब। शुक्रवार को सुबह 11 बजे यहाँ से निकला है, अभी तक घर नहीं पहुंचा है। हम लोग परेशान हैं साहब। माता पिता 4 दिन से खाना नहीं गए। क्या लग रहा है आपको? क्या बताए साहब, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुन रहा नहीं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू हुई है बड़ी मुहिम। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त यूपी कैंपेन का शुभारंभ हुआ है। प्लास्टिक मुक्त यूपी कैंपेन के तहत प्लाग रन का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास और वन मंत्री ने प्लाग रन का फ्लैग ऑफ किया। फ्लैग रन कार्यक्रम में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी मौजूद रहे। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ दिलाई है। मोदी सरकार 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा रही है। 1 जुलाई के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक हर तरह से समाज के लिए नुकसानदेह है। उसे हम फेंकते हैं उपयोग करके, और पशु पक्षी यहाँ तक कि मछलियाँ उसको खाती हैं। उसके चलते मानव समाज को भी नुकसान होता है और उन जीवों को भी नुकसान होता है। इसे रोकने की प्रबल भावना के चलते आज का ये कार्यक्रम रखा गया है और आप सब इसमें सहभागी हुए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर रिलायंस जियो से जुड़ी हुई है। रिलायंस जियो के बोर्ड ने आकाश अंबानी को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में ये जानकारी दी है। कंपनी ने यह भी बताया कि मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के डायरेक्टर पद से हटाए गए हैं। रिलायंस जियो ने शेयर बाजारों को भेजी गई सूचना में बताया कि 27 जून 2022 को हुई बैठक में
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुकेश अंबानी के डायरेक्टर पद से इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। यह इस्तीफा सोमवार 27 जून को वर्किंग आवर खत्म होने के साथ प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने बैठक में कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश अंबानी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन पद से नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि मुकेश अंबानी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म के अध्यक्ष बने रहेंगे। आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे हैं। वे साल 2014 में रिलायंस जियो के बोर्ड में शामिल हुए थे। बता दें कि रिलायंस जियो ऑयल से लेकर रिटेल तक के बिजनेस में मौजूद कारोबारी समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम यूनिट है। और आइए आकाश अंबानी के सफर के बारे में समझते हैं। उन्होंने पढ़ाई के दौरान और उसके बाद क्या किया, जियो से कैसे जुड़े और कहां तक पहुंचे आए, ये हम आपको बता रहे हैं। चेयरमैन बनने से पहले जियो टेलीकॉम के स्ट्रेटेजी हेड थे। शुरू से रिलायंस ग्रुप के डिजिटल सेवा और कंज्यूमर रिटेल से जुड़े रहे। जियो 4G LTE कनेक्शन के विकास में वो शामिल रहे। 2014 में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के 4 दिन बाद 60 मेंबरों वाले स्टार्टअप से जुड़े। 2014 में रिलायंस रिटेल और जियो की निदेशक समिति में शामिल हुए। 2015 में बहन ईशा अंबानी के साथ जियो की 4G सर्विस की शुरुआत की। जियो 4G इकोसिस्टम को खड़ा करने का श्रेय जाता है। 2017 में जियो फोन लॉन्च करने वाली इंजीनियर्स की टीम के साथ रहे। 2009 में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से IB डिप्लोमा प्रोग्राम किया। 2013 में अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से बिजनेस कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर यूपी में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। औद्योगिक नगरी कानपुर की अगर बात करें तो यहां भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कहीं कोई अप्रिय घटना न हो इसके लेकर पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और DCP ने नई सड़क, बीकनगंज और चमनगंज इलाके में पुलिस के साथ और फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। देखिए, जो घटना राजस्थान में घटित हुई है उसी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पूरी कमिश्नरेट में हमारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, पब्लिक से भी लगातार टच में है। फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि कहीं पर भी किसी कार से कोई रिएक्शन या उस तरह की घटना घटित न हो। वर्तमान में सभी जगह पर शांति है, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं। उदयपुर की घटना के बाद प्रयागराज पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर रख रही है। SSP ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर किया गया विवादित पोस्ट आपको जेल भिजवा सकता है, इसलिए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने से बचें। और इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि कदापि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें। भड़काऊ पोस्ट, अपुष्ट और भ्रामक पोस्ट, ऐसी पोस्ट जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि ये सही है या गलत है, उसको कतई सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड ना करें, लाइक शेयर ना करें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आज का जो माहौल है वो इस मुताबिक है कि आप छोटी सी गलती आपको अपराधी बना सकती है, आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने उदयपुर की घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जुल्म जाति की कोई जगह नहीं है और पैगंबर ने हमेशा मिलजुल कर रहने का पैगाम दिया है। अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को भी माफ किया है। मौलाना ने लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उदयपुर के वाक़े की हम लोग सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक महसब समाज में इस तरीके की हरकतों की कतई तौर पर कोई भी गुंजाइश नहीं है। पैगाम दिया है कि हमें और आपको प्यार और मोहब्बत में एक अच्छे माहौल में मिलजुल कर रहना है और कतई तौर पर किसी पर कोई भी जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी है। और पैगम्बर इस्लाम ने तो अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया है। लिहाजा मेरी अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें, आपसी भाईचारा कायम रखें और जिन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया है उनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उदयपुर की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में
हिंसा को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओवैसी ने पीएम मोदी के बारे में कही बातों की भी निंदा की है। उदयपुर में जो हत्या हुई है वो कंडेमनेबल है। किसी भी सोसाइटी में हमारे देश में कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता, ना वायलेंस को लेकर इस तरह का काम कर सकता है। उसकी कड़े शब्दों में उसको कंडेम करते हैं उस वाक़े को, और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। उन्होंने जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा हम उसका भी कंडेम करते हैं। उधर उदयपुर मर्डर के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की बातों का समर्थन करने पर टेलर मास्टर कन्हैया लाल का मर्डर किया था। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।